Dear students, today now we will discuss remaining part of kinematics. Kinematics में हमने आपको बताया था कि हमें क्या क्या पढ़ना है पहली वीडियो में, तो आज हम उसका कुछ रिमेनिंग पोर्शन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि रिलेटिव मोशन को मैं आपको समझा चुका हूँ, अब आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन। तो बेटा सबसे पहले अगर स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करते हैं तो स्ट्रेट लाइन मोशन में हमारे पास जो थ्योरी आती है उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? तो डिस्टेंस ये है, इट इज ए पाथ, इट इज ए पाथ which is traveled by a body, or it is the measurement of length, measurement of length of a given path। ये आपके पास होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस इट इज ए पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन मतलब कि वो पाथ पर डिपेंड करता है, एंड स्केलर क्वांटिटी, एंड स्केलर क्वांटिटी। distance cannot be नेगेटिव। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो अगर मान लीजिए कि मैं आपसे बोलता हूं कि एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां जाता है, तो वो इस पाथ के जरिए जाता है यहां से ऐसे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है? डिस्टेंस है। पहले वो ऐसे जाता है, फिर 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 वो ऐसे जाता है। तो आप देखें तो उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, क्योंकि ये किसके लिए क्वांटिटी है, तो वो उसकी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती और ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इट्स यूनिट मीटर क्या होती है? मीटर होती है इसकी यूनिट, ठीक है। तो ये एक डिस्टेंस का छोटा सा पोर्शन था। अब डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। तो डिस्टेंस को हम कैसे मेजर करते हैं? अगर सपोज आप ए से बी ऐसे जाते हैं, तो अगर ए से बी जाते समय मान लीजिए आपने x मीटर ट्रेवल किया, कितने मीटर? x मीटर। और बी से ए आते समय भी आपने डिस्टेंस ट्रेवल कितने किया? x मीटर, उसी पाथ पर। तो अब डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? जो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, यानी कि वो स्केलर है। तो मैं क्या बोल सकता हूं? मैं ये बोल सकता हूं कि जो टोटल डिस्टेंस होगी बाय द बॉडी, टोटल डिस्टेंस जो होगी वो आपके पास होगी 2x मीटर। 2x मीटर, ठीक है बेटा। तो आप ध्यान रखिएगा कि क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है आपके पास, वो एक ऐसी क्वांटिटी है जो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है, तो इसलिए इसको हम टोटल काउंट करके लिख देते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से, यानी कि ये ग्राउंड लेवल है, अगर ए से बी मान लीजिए ऊपर से ड्रॉप किया गया, तो कितने हाइट है? सपोज h। फिर वो बी टू ए ऊपर फेंका जाता है, तो कितने हाइट है? h। तो जो आपके पास टोटल डिस्टेंस आएगी वो टोटल डिस्टेंस होगी कितनी? वो टोटल डिस्टेंस होगी
2h कितनी होगी बेटा, वो 2h। तो डिस्टेंस को हम इस तरीके से मेजर करते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो ये सिंपल सा टर्म है डिस्टेंस, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। डिस्टेंस के बाद जो हमारे पास आता है वो आता है नेक्स्ट टॉपिक, डिस्प्लेसमेंट। क्या आता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट आप ये बोल सकते हैं, इट इज द शॉर्टेस्ट, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ डिस्टेंस in a specified direction। ठीक है, in a specified direction is called displacement, is called displacement। ये आपके पास आता है। और ये कैसी क्वांटिटी? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी जो होती है वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। वेक्टर क्वांटिटी क्या हो सकती है? नेगेटिव भी और पॉजिटिव। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या हो सकती है आपके पास? नेगेटिव भी हो सकती है और क्या हो सकती है? पॉजिटिव भी हो सकती है, और आपके पास वो जीरो भी हो सकती है। तो जो आपके पास इस वेक्टर क्वांटिटी होती है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी और जीरो भी, क्योंकि मैंने यहाँ डिफाइन किया हुआ है इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन। इसकी यूनिट क्या होती है? इट्स यूनिट मीटर, इट्स यूनिट ऑल्सो मीटर। ठीक है बेटा। और अगर इसमें हम देखें तो सपोज आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट यहां से ए से कहां जाता है? बी। तो अगर वो ए से बी जाता है किसके जरिए? यहां से, यहां से, यहां से। तो ये तो क्या हो गया? डिस्टेंस। तो इस पाथ का एक छोटा सा कोई एक शॉर्टेस्ट पाथ होगा जो डायरेक्ट ए टू बी जाता है। तो जैसे ए से डायरेक्ट बी की तरफ, तो ए टू बी जो हो गया वो ए टू बी, वो आपके पास क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। किसमें? इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन, इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन। ठीक है। जबकि यहां पे क्या होता है? डायरेक्शन कभी ऐसे हो रही है, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे। तो यहां डायरेक्शन क्या हो रही है? कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो आप इसका एग्जांपल एक बढ़िया ये ले सकते हैं कि अगर कोई बॉडी किसी ऐसे ब्रिज पर जाती है जो सेमी सर्कल है, लाइक ऐसे, तो ये ए है और ये बी है और इसका रेडियस कितना आर है। तो आपसे कोई पूछेगा अगर कोई बॉडी ए से बी यहां जाती है, यहां से यहां, तो आप बोलेंगे जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस तो क्या हो सकती है? डिस्टेंस आपके पास होगी, क्योंकि सर्कल आधा है तो डिस्टेंस कितनी होगी? पाई आर। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है और शॉर्टेस्ट पाथ होती है। तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आपके पास कितना होगा? 2r। ये होगा आपके पास डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्टेंस और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट जो हमने फाइंड आउट किया है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझाया, अब चलते हैं अपने आगे। जैसे कि डिस्टेंस के बारे में बात करें तो डिस्टेंस, टाइम, और बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा। तो अगर मैं डिस्टेंस को टाइम के साथ रिलेट करता हूं, अब वो भी कैसे? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो वो क्या बन जाती है? स्पीड। क्या बन जाती है? स्पीड। और अगर मैं स्पीड को भी डिफाइन करूं तो स्पीड मेरे पास आती है दो, एक एवरेज स्पीड और एक आती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है।
तो अगर मैं स्पीड की बात करता हूं तो स्पीड क्या होती है, तो लिखेंगे द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी in a given time of interval, ये लिख देते हैं केवल in a given time is called speed. स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है बेटा। और उसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड, और ये इसका बेसिक मतलब जनरल फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो ये आपके पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। नंबर 2, it cannot be negative, it cannot be negative, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और हम ये भी लिख सकते हैं कि इट्स यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, यानी हम लिख सकते हैं मीटर सेकंड के पावर -1, ठीक है बेटा। ये आपके पास क्या होती है, स्पीड। ओके, तो स्पीड बहुत छोटी सी टर्म है, लेकिन अगर इसमें समझने वाली जो टर्म है वो है एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो देखिए मैं आपको समझाता हूं पहले स्पीड के बारे में जो डिस्टेंस टाइम से रिलेट है। तो चलते देखिए, तो डिस्टेंस टाइम से जो सबसे पहले हमने बनाई वो स्पीड, और स्पीड को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहले क्या आपके पास एवरेज स्पीड, और दूसरा क्या आपके पास इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। देखिए दोनों में बहुत ही एक माइनर सा डिफरेंस है। इट इज define only for a interval of time, जबकि ये क्या, it is define only at a particular time, एट ए पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। अगर मैं स्पीड को डिफाइन करूंगा, मतलब एवरेज स्पीड को इंस्टेंटेनियस को, तो ये एवरेज स्पीड डिफाइन की जाती है किसी टाइम इंटरवल के लिए, जबकि ये डिफाइन की जाती है किसी पर्टिकुलर टाइम पर, किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए ही डिफाइन की जा सकती है एवरेज स्पीड। अब वो कैसे, देखिए अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये लिख देता हूं, सपोज अ कार travels a distance in a time interval from t1 to t2, then average speed जो आपके पास होगी वो होगी क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल, यानी कि ये एस अपॉन t2 माइनस t1। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एवरेज स्पीड इक्वल एस अपॉन t2 माइनस t1, ये आपके पास एवरेज स्पीड आती है, ठीक है बेटा। तो इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट तो वही होती है मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्पीड ये S अपॉन t2 माइनस t1। तो देखिए इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन किया जाता है, तो ये है एवरेज स्पीड। फिर इंस्टेंटेनियस क्या है, तो इंस्टेंटेनियस देखिए, इंस्टेंटेनियस क्या है वो मैं आपको समझाता हूं।
अगर मैं एवरेज स्पीड को लिखता हूं तो मैंने आपके सामने लिख दिया एवरेज स्पीड इक्वल एस अपॉन T2 माइनस T1, ये मैंने एवरेज स्पीड लिखा। और अगर मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करता हूं तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है वो होती है आपके पास पर्टिकुलर टाइम के लिए। किसके लिए? पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो वो कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, आपको मैंने लिमिट में पढ़ाया था एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, और एक पढ़ाया था इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डेरिवेटिव। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एक कार ऐसे मूव करती है और T1 टाइम पर, T1 इक्वल T पर जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है T2 प्लस डेल्टा T के डिफरेंस में, वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है यहां पर S1 और यहां पर S1 प्लस डेल्टा S1, ये डिस्टेंस है। ठीक है बेटा, ध्यान से देख लीजिए। T1 टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? S1, और T2 टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? S1 प्लस डेल्टा S1। ओके, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि उसने इस इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है वो कितना किया है? तो बेटा आप एवरेज स्पीड के बारे में तो समझे। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है आपके पास डिस्टेंस अपॉन T2 माइनस T1, और ये क्या है आपके पास? टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है आपके पास? सपोज आपके पास कोई कार T1 से T और T2 से T प्लस डेल्टा T में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो आपके पास कितनी है? डेल्टा S है। कितनी बेटा? डेल्टा S। ठीक है, इस टाइम इंटरवल में T1 से T2 में ये डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो आप क्या लिखेंगे? एवरेज स्पीड, क्योंकि टाइम इंटरवल में तो आपको क्या मिलता है? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इक्वल क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना? डेल्टा S, और इस टाइम इंटरवल कितना? टाइम इंटरवल है T2 माइनस T1। तो यहां पर आइए, तो डेल्टा S तो डिस्टेंस हो गया, और टाइम इंटरवल कितना हो गया? ये हो गया T प्लस डेल्टा T और माइनस T से T कट गया। तो आपके पास जो एवरेज स्पीड आई है वो आपके पास कैलकुलेट आई है डेल्टा S अपॉन डेल्टा T। ठीक है बेटा। तो अब मैं ये बोलूं कि इफ इट इज वेरी स्मॉल एंड अप्रोचेस टू जीरो, अप्रोचेस टू जीरो, अगर वो जीरो तक जाती है, तो आपको ये पता होना चाहिए ds बाई डी टी एक फाइनाइट वैल्यू है। ds बाई डी टी क्या? एक फाइनाइट वैल्यू है, मतलब उसकी एक वैल्यू जो होगी वो फाइनाइट होगी। लेकिन अगर मैं डेल्टा t को जीरो तक लेता हूं तो ये आ जाएगा आपके पास इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल लिमिट डेल्टा t टेंस टू जीरो डेल्टा S अपॉन डेल्टा t, ये आपके पास आता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर मैं डेल्टा टेंस टू की वैल्यू जीरो पुट करता हूं तो ये नॉट डिफाइन आ जाएगा। तो लिमिट में हमने बताया था कि डेल्टा t टेंस टू जीरो का मीनिंग ये हुआ कि या तो हम इसको जस्ट जीरो से पहले या जस्ट जीरो के बाद डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि मैंने आपको क्या बोला? डेल्टा t टेंस टू जीरो से जस्ट पहले, यानी वो नाम हो गया पर्टिकुलर टाइम पर। लेकिन डेल्टा t बराबर जीरो पर हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो मतलब जस्ट जीरो से पहले या जस्ट जीरो के बाद में किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हम स्पीड को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो आपके पास बना था रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डेरिवेटिव, अब ये क्या बन जाएगा टाइम के साथ? रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस ऑफ ए डेरिवेटिव। तो ये आपके पास आ गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डेरिवेटिव। तो मैं लिख सकता हूं इंस्टेंटेनियस स्पीड
इक्वल कितना आ गया, ds अपॉन dt। ये आपके पास बन गया डेरिवेटिव टर्म। क्या बन गया, डेरिवेटिव टर्म। तो लिमिट में हमने आपको बताया था, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डेरिवेटिव। ये हमारे पास आता है। तो बेटा आप थोड़ा सा लिमिट में भी जो हमने चीज बताई थी वो हमने आपको इस तरीके से बताई थी कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस का अर्थ क्या होता है। अब देखो, यानी कि इसका मतलब सिंपल है, यहां पर अगर आपको कोई फंक्शन दे दिया, फंक्शन कौन सा, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर। आप याद करो, एक फंक्शन में लिखा था y इज ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स। तो हमने बताया था कि फंक्शन तो कैसे भी हो सकता है। यहाँ पे ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि ये क्या डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पे हम अब ऐसे भी लिख सकते हैं, एस इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या एक फंक्शन है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर आप, मैंने जो आपको लिमिट में पढ़ाया था उसको ध्यान से अगर आपको याद हो तो अब बात चलते हैं हम किसकी, इसको एक न्यूमेरिकल से समझाने की कोशिश करते हैं कि एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, लिख लेते हैं, द डिस्टेंस ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड्स ऑन टाइम as a given equation s equals to 2.5 t स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है। तो आपसे पूछेगा फाइंड द एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ पार्टिकल। तो अब सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि जो हमने क्वेश्चन बोला है वो क्या बोला है, अच्छे से समझिए। हमने बोला है आपको द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल डिपेंड्स ऑन टाइम एज ए गिवन इक्वेशन एस इक्वल्स टू 2.5 टी स्क्वायर। हमने आपसे बोला फाइंड द एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो बेटा अगर मैं एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करूंगा तो यहाँ टाइम भी गिवन होना चाहिए। तो एवरेज स्पीड आपको बतानी है, टाइम t इक्वल्स टू 0 से लेके t इक्वल्स टू 0.5 सेकेंड तक, या 5.0 सेकेंड तक लिख देते हैं। ठीक है, ये t1 हो गया और ये t2 हो गया। जबकि इंस्टेंटेनियस स्पीड हमें कैसे बात करनी है, एट t इक्वल 5 सेकेंड पर। तो अब आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ टाइम इंटरवल, तो एवरेज स्पीड जो होता है वो तो टाइम इंटरवल पे डिपेंड करती है, जबकि इंस्टेंटेनियस स्पीड किस पे डिपेंड करते हैं, पर्टिकुलर टाइम पर। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ एट टी इक्वल 5 सेकेंड। सॉरी बेटा। तो अब चलते हैं आगे। देखिए सॉल्यूशन बहुत इजी, सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन देखिए, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो पहले डिस्टेंस निकाल, टाइम इंटरवल सॉरी, t2 माइनस t1। तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस s1। अगर आप देखें तो आपके पास t बराबर 0 पर तो 0 ही हो जाएगी। तो मैं डिस्टेंस लिख लेता हूँ डायरेक्ट, कितनी आएगी, t की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी 5, तो यहाँ रख दीजिए, कितना आएगा 2.5 इंटू 5 का होल स्क्वायर अपॉन टाइम इंटरवल कितना है 5 माइनस 0। तो ये कितना आ जाएगा 2.5 इंटू 5 और अपॉन 5 से 5 कट गया। तो जो एवरेज स्पीड आई है वो आई है 12.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आई है आपके पास एवरेज स्पीड। ठीक है बेटा, ये आपके पास एवरेज स्पीड फाइंड आउट हो गई। अब अगर हम बात करें किसके, इंस्टेंटेनियस स्पीड की, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड तो क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड तो डेरिवेटिव होती है। तो ऐसी कुछ तो क्या होता है 2.5 टी स्क्वायर। तो अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा ds अपॉन dt, और इक्वल में कितना आ जाएगा 2.5 और dy dt और टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर था डिफरेंशिएशन तो जानते हैं कितना आ जाएगा 5t, और ds बाई dt
कितना आ जाएगा आपके पास, ds/dt जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5 इंटू टी की वैल्यू कितनी है 5 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या आपके पास इंस्टेंटेनियस स्पीड, जबकि ये क्या है एवरेज स्पीड। तो दोनों की वैल्यू अलग अलग ही आएगी, क्योंकि एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड अलग अलग होती है। तो बेटा ये हमने आपको समझाया एक एग्जांपल के जरिए। अब एक चीज और ध्यान रखना, अब हम बात चलते हैं आगे किसकी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूं तो सबसे पहले क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट के बाद हमारे पास क्या आता है टाइम। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम को बात करता हूं, यानी कि दोनों को क्या करता हूं डिवाइड, डिस्प्लेसमेंट को किससे डिवाइड कर दूं टाइम से, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, तो बेटा ये क्या बन जाती है, ये बन जाती है आपके पास वेलोसिटी। क्या बन जाती है वेलोसिटी। और वेलोसिटी भी दो टाइप की, कौन कौन सी, एवरेज वेलोसिटी और एक क्या बनती है आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये आपके पास बन जाती है। तो बेटा अब ये भी बिल्कुल उसी की तरह डिस्टेंस की तरह, अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करता हूं तो ये किसके लिए डिफाइन होती है टाइम इंटरवल के लिए, और अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात करता हूं तो ये किसके लिए काम करते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो एवरेज वेलोसिटी देखिए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आपके पास किसी पार्टिकल की पोजीशन O पॉइंट्स है, पार्टिकल ए की पोजीशन यहां पर है कितने डिस्टेंस पर S1 पर, ठीक है बेटा, और ए पहुंच जाता है बी पर, तो ये इसकी पोजीशन होगी मान लीजिए S2। ओके, तो पहले वो S1 पोजीशन में था, यानी पोजीशन वेक्टर है, ये आपके पास अब किस में पहुंच गया S2 पोजीशन में। तो अब ये क्या हो गया, यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया AB, क्या हो गया बेटा ये AB। तो आप अच्छी तरह जानते हैं वेक्टर रूल से कि आपके पास जो OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इक्वल OB वेक्टर जो आएगा उस समय AB की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो AB की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास OB माइनस OA, तो इसका मतलब OB की वैल्यू कितनी है, OB की वैल्यू S2 वेक्टर माइनस S1 वेक्टर, ठीक है बेटा। तो ये AB की वैल्यू है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या बोलती है फॉर ए पर्टिकुलर टाइम, तो मान लीजिए इसके लिए टाइम कितना T1 और इसके लिए टाइम कितना T2, तो मैं लिखूंगा एवरेज वेलोसिटी V वेक्टर, क्योंकि वहां वेलोसिटी में वेक्टर लगा दीजिए, VAVG इक्वल AB वेक्टर का साइन अपॉन में टाइम इंटरवल, क्योंकि ये टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन होती है, तो T2 माइनस T1, ठीक है, ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ जाती है, ठीक है। लेकिन बेटा अगर मैं बात करूं इंस्टेंटेनियस का, तो इंस्टेंटेनियस के लिए वही कि हम ऐसा लिख लेते हैं, लेट T1 इक्वल पर जो उसका पोजीशन था, क्या था पोजीशन OA, वो कितना था आपके पास S1, कहां पर T1 इक्वल T पर, और T2 इक्वल T प्लस डेल्टा T पर उसका जो पोजीशन हो गया वो कितना हो गया था S2 हो गया, कितना हो गया बेटा वो S2। तो अगर मैं लिखता हूं वो T1 से T2, तो मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं एवरेज वेलोसिटी, क्या निकाल सकता हूं एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आती है आपके पास AB अपॉन में क्या आ जाएगा टाइम इंटरवल T2 माइनस T1। तो AB तो कितना आपके पास S2 वेक्टर और माइनस AB अगर मैं बात करूंगा यहां पे इस केस में AB क्या आ जाएगा भाई, इस केस में तो AB आपको समझ आ गया, लेकिन इस केस में AB क्या आएगा, अगर मैं लिख देता हूं कि ये S2 को क्या मान लेता हूं डायरेक्ट ले लेता हूं कितना, चलिए लिख देता हूं S2 वेक्टर माइनस S1 वेक्टर, और अपॉन में T2 कितना है, T2 आपके पास T प्लस डेल्टा T, और ये कितना माइनस T, ये आपके पास आता है। दोनों को कैंसिल आउट करूं तो बेटा जो एवरेज वेलोसिटी आई है टाइम इंटरवल में वो कितनी आई है, ये कितना आ जाएगा आपके पास डेल्टा S वेक्टर, और अपॉन में ये कितना आ जाएगा डेल्टा T, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं डेल्टा S लिख सकते हैं, ठीक है।
अब फिर कंडीशन पुट करेंगे, कौन सी कंडीशन वो देख लीजिए। अब कंडीशन क्या पुट करेंगे इंस्टेंटेनियस के लिए, बिकॉज एवरेज वेलोसिटी इक्वल कितना आया बेटा, वी ए वी जी वेक्टर इक्वल आया है डेल्टा एस वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। अब मैं लिख दूं, अगर ये क्या है, इज ए वेरी स्मॉल, क्या है, बहुत छोटा है, अगर ये बहुत छोटा है और कहां अप्रोच कर रहा है, एंड अप्रोचेस टू जीरो, अप्रोचेस टू जीरो, ये जीरो तक अप्रोच कर रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैंने आपको पहले बताया था ds बाई dt एक फाइनाइट वैल्यू होगा, लेकिन अगर मैं जीरो रख दिया तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो अगर हम किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं तो वो जो एवरेज वेलोसिटी वो क्या बन जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या बन जाएगी, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो और डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी, ये आपके पास आ जाएगा। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको डेरिवेटिव फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, v इंस्टेंटेनियस, ऐसे लिख देते हैं, v इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ds अपॉन में dt, बस वेक्टर का साइन आप याद रखना, ठीक है बेटा। ये आपके पास आ जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो देखिए अगर हम टाइम को डिफाइन कर देंगे, मतलब डेल्टा टी टेंस टू को डिफाइन कर देंगे किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो जो आपके पास एवरेज थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में। तो ये आपके पास था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहां दूसरी बात एक और अच्छे से याद रखनी है बेटा, आपसे कोई ये पूछ सकता है कि एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड अलग अलग हैं या सेम है, तो आपको मैंने न्यूमेरिकल के जरिए बता दिया। इंस्टेंटेनियस स्पीड अलग है, एवरेज स्पीड अलग है। इसी तरीके से आपसे पूछ सकता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी सेम है या अलग अलग है, तो यहां भी तुम बता सकते हो अलग अलग है। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, तो आप बिल्कुल ध्यान रखना, किसी बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसकी वेलोसिटी के ही बराबर होती है। कभी आप सोचे वेलोसिटी क्या है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही बॉडी की वेलोसिटी होती है, लेकिन वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर नहीं होती है, ठीक है बेटा। तो ये क्या था आपके पास एवरेज वेलोसिटी। अब हम सिमिलरली ऐसे ही अब आगे डिफाइन कर सकते हैं क्या, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो सबसे मेन काम है एक्सेलरेशन, एवरेज और इंस्टेंटेनियस को हमने कैसे डिफाइन किया। तो वो आपको पता है कि एवरेज क्या होता है टाइम इंटरवल के लिए और इंस्टेंटेनियस किसके लिए होता है, किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए। और पर्टिकुलर टाइम की वैल्यू मैंने आपको बता दी, लिमिट के जरिए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम सीधा टर्म आते हैं किस पर, एक्सेलरेशन पर। तो बेटा एक्सेलरेशन जो टर्म है वो सिंपल आप क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन ये बोल सकते हैं कि बेटा द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time is called acceleration, is called acceleration, ठीक है। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, आप लिख सकते हैं एक्सेलरेशन और लिख देना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए। किससे दिखाते हैं बेटा, स्मॉल ए। वेक्टर क्वांटिटी तो आप लिख सकते हैं वेक्टर ए इक्वल्स टू v2 माइनस v1 और अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है बेटा। और अगर एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज भी निकल जाएगा और क्या निकल जाएगा, इंस्टेंटेनियस भी निकल जाएगा। कैसे देखिए, अगर मैं एवरेज की बात करता हूं तो एवीजी एक्सेलरेशन की बात अगर करें तो किसके लिए होता है, पर्टिकुलर टाइम के लिए, यानी कि टाइम इंटरवल के लिए। तो मैं लिखूंगा एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम इंटरवल, ये आपके पास आ जाएगा।
ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि एक बॉडी की वेलोसिटी t1 इक्वल t पर वेलोसिटी कितनी थी, v1 v थी, ठीक है बेटा, और t2 इक्वल t प्लस डेल्टा t पर जो उसकी वेलोसिटी थी v2 वो कितनी हो गई, v प्लस डेल्टा v हो गई, यानी कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, v प्लस डेल्टा v। तो इसके अकॉर्डिंग एवरेज जो एक्सेलेरेशन आएगा वो आएगा एवरेज एक्सेलरेशन। वो क्या आएगा बेटा एवरेज एक्सेलरेशन, वो एवरेज एक्सेलरेशन आएगा चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या रहेगी, डेल्टा v प्लस v माइनस v वेक्टर, और अपॉन में क्या आ जाएगा टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल कितना, डेल्टा t प्लस t माइनस t कैंसिल, और ये दोनों कैंसिल। तो इसका मतलब आपके पास जो एवीडी एक्सेलरेशन आता है वो आता है कितना, एवीडी एक्सेलरेशन आता है आपके पास डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। और क्योंकि जानते हो ये एक फाइनाइट वैल्यू है, इसका जो रेशियो है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t का क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है, यानी उसकी कोई ना कोई वैल्यू फाइनाइट होगी। तो फिर अगर हम डेल्टा टू अप्रोचेस टू जीरो जाते हैं, अप्रोचेस टू जीरो, और ये मान के चलते हैं ये क्या वेरी स्मॉल है, क्या मान के चलते बेटा वेरी स्मॉल है, और अप्रोचेस टू जीरो जाते हैं, तो अब आराम से आप क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि टाइम के साथ हमने डिफाइन कर दिया। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या आएगा बेटा, वो आएगा लिमिट डेल्टा t टेंस टू जीरो डेल्टा v वेक्टर अपॉन में डेल्टा t। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या आपके पास आता है, वो आता है वेक्टर a इक्वल dv अपॉन में dt, यानी कि उसका डेरिवेटिव हमने कर दिया। तो ये आपके पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। और फिर वही पहली कंडीशन की क्या, कि क्या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और बॉडी का एक्सेलरेशन एक ही बात है, बिल्कुल एक ही बात है। लेकिन अगर मैं टाइम इंटरवल के साथ डिफाइन करूंगा तो फिर वो एवरेज एक्सेलरेशन कहलाएगा, और एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों अलग अलग सिचुएशंस हैं। तो ये आपके पास क्या था, एक्सेलरेशन। तो बेटा जैसे मैंने आपको बताया कुछ एक्सेलरेशन, और इसके बाद तो अब यहां पे बुक्स में डिफाइन कर देते हैं कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या। तो यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है ना बेटा। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, अगर मान लीजिए वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या है बेटा, कांस्टेंट, तो इसका मतलब क्या है, उसके डायरेक्शन मतलब उसका जो हमेशा जो क्या रहेगा, वो अगर चल रही है तो वो चलती ही रहेगी। तो अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है या स्पीड कांस्टेंट है इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो मैं क्या बोल सकता हूं, इसको हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर आपके पास v क्या हो जाए, चेंज हो जाए, v चेंज होने का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी वो आपके पास क्या हो, जीरो ना हो। और अगर उसने ऐसे लिख कर दे दिया तो इसका मीनिंग है v क्या है, कांस्टेंट है। v क्या है, कांस्टेंट। तो मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये आपके पास क्या है कि वेलोसिटी क्या आपके पास कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये आपके पास जो सिचुएशन बनी है ये किसकी बनी है, यूनिफॉर्म मोशन की। लेकिन अगर आपके पास वेलोसिटी चेंज होती है और ये सिचुएशन आती है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक नया वर्ड आपको बताया था थोड़ी देर पहले, वो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, a इक्वल्स टू dv अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। और तुम जानते हो कि अगर यूनिफॉर्म मोशन में आएंगे तो लिखेंगे इफ एक्सेलरेशन क्या हो जाए, जीरो, तो सिंपल सी बात है dv वेक्टर और अपॉन में dt क्या हो जाएगा आपके पास, जीरो। तो dv अगर आपके पास जीरो हो गया तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है बेटा। तो याद रखना यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जीरो होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है।
क्या होता है, कांस्टेंट। जबकि वेलोसिटी लगातार क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। वेलोसिटी लगातार क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। ये आपके पास क्या था, एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म मोशन। बेटा ये तो छोटे छोटे डेफिनेशन थे जो हमने आपको इसको बता दिया, और बतानी भी जरूरी है क्योंकि बिना इनके हम न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे। तो जैसे हमने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, ये सब हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ इक्वेशन आती है, हम जिनको बोलते हैं मोशन ऑफ इक्वेशन। मोशन ऑफ इक्वेशन, मोशन ऑफ इक्वेशन क्या होते हैं, देखिए मोशन ऑफ इक्वेशन होती है 3। नंबर 1 v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v यहाँ पर क्या है, v जो है आपके पास वो हमेशा क्या होगी, v होगी आपके पास फाइनल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एट t इक्वल किसी टाइम पर। और u क्या होगी, इनिशियल। क्या होगी बेटा, इनिशियल। इनिशियल कहां पर, एट t इक्वल्स टू 0 पर मान लीजिए, ठीक है ना, 0 पर। ओके, और ए क्या होगा आपके पास, एक्सेलरेशन। ठीक है, ए क्या होगा, एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा। और टी आपके पास क्या, टी आपको पता ही है, ये क्या आपके पास टाइम है। पहली इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन क्या, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ए और यू क्या वो आपको पता है, एस यहां नया आया तो एस को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, डिस्प्लेसमेंट। उसी तरीके से थर्ड इक्वेशन जो आती है वो आती है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और आपको ये सब पता है तीनों में, v क्या है, u क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो आज हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे। अब वो कैसे, क्योंकि हम यहाँ पे बेसिक मैथ्स पहले ही पढ़ चुके हैं, तो आज हम यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे यूजिंग किसका, यूजिंग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। वैसे इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन तो होता ही नहीं। तो देखिए कैसे, इसमें तो लिखेंगे इक्वेशन एक्सप्रेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। किससे, बाय लिख देंगे यूजिंग कैलकुलस। यूजिंग कैलकुलस, तो देखिए कैसे करेंगे बेटा, यूजिंग कैलकुलस से। पहला इक्वेशन क्या होता है, पहला होता है आपके पास v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो लिखेंगे वी नो दैट एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी अपॉन में डी टी। ये तो आप जानते हैं एक्सेलरेशन ये होता है। ठीक है, अब मैं इसको अब डायरेक्ट लिखूंगा, एरो का साइन लगाऊंगा क्योंकि तो मैंने पहली बार दिखा दिया। तो लिखेंगे डी वी इक्वल क्या हो जाएगा, ए डी टी। अब ये तो कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये आपके पास क्या है, जब टी की वैल्यू 0 होगी तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, यू। ठीक है, जब टी की वैल्यू टी हो जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी। तो डीवी का इंटीग्रेशन क्या होता है, डीवी का इंटीग्रेशन होता है वी, और लिमिट क्या हो जाएगी, यू से वी इंटू ए। डी टी का क्या होता है, टी, और लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से लेके टी। तो यहाँ पे इक्वेशन में क्या आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि v माइनस यू इक्वल टू ए टी माइनस 0, ये आपके पास आता है। तो मेरे पास आती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन मैंने प्रूफ कर दी है। ठीक है बेटा, फर्स्ट इक्वेशन के बाद जो मेरे पास आती है वो आती है सेकंड। सेकंड क्या है, सेकंड है आपके पास s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसको भी कर देते हैं, और यूज किसका करना, कैलकुलस का ही। तो लिखेंगे बिकॉज आपके पास ए क्या होता है, डीवी बाई डी टी, लेकिन हमें एस निकालना है। क्या निकालना है बेटा, एस। तो हम एक फॉर्मूला ये भी जानते हैं, v इक्वल क्या होता है, डी एस अपॉन डी टी। ठीक है, ये जानते हैं। ओके, ये v क्या, वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या आपके पास, ये रही वेलोसिटी। लिखेंगे बिकॉज वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी।
फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन तो मैं लिख देता हूं u प्लस ए टी इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो डी एस इक्वल टू यू डी टी और प्लस ए टी डी टी। अब लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का क्या कर दो इंटीग्रेशन कर दो बेटा। तो ये क्या आ जाएगा डी एस और यू डी टी और प्लस ए टी डी टी। जब टाइम 0 होगा तो डिस्टेंस कितनी होगी 0 होगी, और जब टाइम कितना हो जाएगा टी सॉरी तो ये हो जाएगी एस। तो ये आ जाएगा एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपके पास आती है क्या बेटा, दूसरी इक्वेशन एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो हमने सॉल्व करके दिखाई है। ठीक है बेटा, तो ये पहली और ये दूसरी इक्वेशन आपको ड्राइव हमने करके दिखाई है। अब चलते हैं अपने थर्ड इक्वेशन क्या है वो देख लीजिए। ठीक है, थर्ड इक्वेशन अगर मैं करूं तो देखिए थर्ड इक्वेशन कैसे लिख सकता हूं। थर्ड इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन आपके पास है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए ये कैसे करोगे। अब इसमें अगर आप देखो तो टी नहीं है तो ए तो है, तो सबसे पहले ए को लिखेंगे बिकॉज ए इक्वल क्या होता है dv अपॉन में dt। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे टाइम आ रहा है, जबकि मैं टाइम को रिप्लेस करना है तो मैं क्या लिख सकता हूं मल्टीप्लाइड, या ऐसे लिख देता हूं ds अपॉन dt लिख सकता हूं ऐसे। ऊपर भी ds से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी ds से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, इस तरीके से मतलब मैंने लिख दिया। तो अगर आप देखें तो ये बन जाएगा a वेक्टर इक्वल टू ds अपॉन में dt और इनटू में dv अपॉन में ds। तो ये क्या बन जाता है, ये आपके पास बन जाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो मैं लिख सकता हूँ a वेक्टर इक्वल टू v वेक्टर dv अपॉन में ds। तो ध्यान रखना एक्सेलेरेशन ऐसे भी लिखा जाता है v dv अपॉन में ds। इसको ऐसे लिख दूं ds और इक्वल में v dv। अब लिख दूं इंटीग्रेटिंग ऑफ बोथ साइड। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं बेटा। अगर इंटीग्रेट करें तो मेरे पास क्या आता है, इंटीग्रेट कर देता हूं a ds इंटीग्रेशन v dv। अब आप देखिए जब इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो ये भी 0 था, और जब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी u थी तो ये 0 था, और जब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी v, तो ये क्या हो गया s। तो ये क्या जाएगा a ds का क्या हो जाएगा s 0 से लेकर s, और ये क्या जाएगा v का आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2 और लिमिट u से v। तो ये आ जाएगा आपके पास a s माइनस 0, ये आ जाएगा आपके पास v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2। एलसीएम लें तो एलसीएम लेकर क्या आ जाएगा आपके पास 2as इक्वल टू कितना आ जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में। तो v स्क्वायर बराबर किसके आ गया u स्क्वायर प्लस 2as। ये आपके पास आ गया क्या बेटा थर्ड इक्वेशन। तो ये क्या थी इक्वेशन ऑफ मोशन, किससे हमने यूज किया कैलकुलस मेथड से। तो बेटा अच्छे से देखिए तीनों का डेरिवेशन। ठीक है, आपके स्कूल के जो एग्जाम है वहां भी पूछा जाता है, और ये डेरिवेशन हमें वैसे याद ही रखने चाहिए क्योंकि फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो डेरिवेशन का ही रूप है। तो अब हमने आपको तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आराम से एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो अब हमारे पास थ्योरी हमने थोड़ी सी सारी बता दी है। अब हमारे पास मेन हम क्या करते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन में न्यूमेरिकल्स करेंगे। स्ट्रेट लाइन मोशन में हम जो न्यूमेरिकल करेंगे उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, थोड़ा हमें आसानी पड़ेगी। 3 कैटेगरी में कैसे, पहला कैलकुलस बेस, ठीक है, दूसरा ग्राफ बेस्ड, ठीक है बेटा, और तीसरा क्या हो जाएगा आपके पास थ्योरी बेस्ड।
कैलकुलस बेस्ड कैसे होंगे, ग्राफ बेस्ड कैसे होंगे, थ्योरी बेस्ड कैसे होंगे, ये एक अपना अपना हर टीचर्स का अपना एक पैटर्न होता है। तो मेरा इस तरीके से पैटर्न है कि मैं कैलकुलस बेस्ड, ग्राफ बेस्ड और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कराता हूँ। तो अब आपके पास जैसे ग्राफ बेस्ड की बात करें तो वो मैं आपको समझाऊंगा, थ्योरी बेस्ड, और अभी हम क्या करेंगे, जैसे हमने कैलकुलस से इक्वेशन डेरिवेशन करना बताया तो वो भी हम आपको बता सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एक जनरल न्यूमेरिकल कराते वक्त एक पॉइंट बताऊंगा कैलकुलस बेस में। क्या, अगर डिस्प्लेसमेंट से क्या निकालनी है, वेलोसिटी, ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट से क्या निकालनी है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी से क्या निकालना, एक्सेलरेशन। तो हमेशा आप यूज कीजिए क्या, डिफरेंशिएशन। क्या यूज कीजिए, डिफरेंशिएशन। ठीक है बेटा, और अगर मान लीजिए कि एक्सेलरेशन गिवन है और एक्सेलरेशन से क्या निकालनी है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी से क्या निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट, तो हमेशा क्या यूज कीजिए, इंटीग्रेशन। कई बार क्या होता है, बच्चों को ये पता नहीं होता कि कहाँ डिफरेंशिएशन यूज करें और कहाँ इंटीग्रेशन यूज करें। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अगर मैं बात करता हूं कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन की, तो आज मैं ज्यादातर क्वेश्चन किसके डिस्कस करूंगा, कैलकुलस बेस्ड के। अब वो कैसे हो सकते हैं, कैसे नहीं हो सकते, वो मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले क्या बताया मैंने कि अगर एस यानी डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालनी है और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है तो डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, और अगर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन यूज करेंगे। तो चलते हैं, देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चंस को। अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई भी ऐसी जनरल क्वेश्चन ले लेता हूं समझाने के लिए, और आपसे कुछ भी डिस्कस करूं तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व नहीं करेंगे, ये हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन की। एक्चुअली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के टॉपिक के जरिए हम आपको ये बता सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले आपको बेसिक मैथ में ये तो पता ही है कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा cot थीटा सब पता है क्या होता है क्या नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको ग्राफ से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये आपके पास एक वाई एक्सिस और एक्सिस गिवन किया हुआ, ये यहाँ पर टाइम है, और ये आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ में जो डिफरेंस आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। जो ग्राफ मैं यहाँ पे बना रहा हूँ वो है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि आपसे मैं बोलता हूँ कि ये किसी फंक्शन का ग्राफ है, तो मैं इस फंक्शन को 2 पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ, लाइक ऐसे। मान लीजिए ये मैंने पॉइंट कंसिडर करा, ये पॉइंट है आपके पास, और एक पॉइंट मैंने यहाँ कंसिडर किया, ये एक पॉइंट आपके पास है। ठीक है, ये 2 पॉइंट मैंने कंसिडर करे, ये ए और ये बी। मान लेता हूं मैं यहां से यहां तक का जो टाइम है वो कितना है, t1 है। ऐसे लिख देता हूं कि ये टाइम कितना है, t1, और ये कितना है आपके पास, t2। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं वो किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर, पाथ पर डिपेंड करता नहीं है। तो मैं यहां से यहां तक एक ग्राफ में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, और ये ग्राफ को इस तरीके से मीट कर दिया। तो ये पॉइंट क्या था, ए, ये पॉइंट कंसिडर कर लिया बी, और बेटा ये जो पॉइंट आपके पास है ये पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, ये है सी। तो अगर आप देखें ए और सी के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो t2 माइनस t1 है। तो मतलब ग्राफ में आराम से देख सकते हैं कि ए टू बी, कहाँ, ए टू बी की अगर मैं बात करता हूं तो टाइम इंटरवल के लिए मैं लिख सकता हूं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या हो सकती है, एवरेज वेलोसिटी होगी आपके पास, ये वाली जो वेलोसिटी है इसका नाम डिस्प्लेसमेंट रख देता हूं कितना,
यहां से यहां तक ये नाम रख देता हूं, कितना बेटा ये S1, और यहां से यहां तक का जो रख देता हूं ये रख देता हूं S2, ठीक है। और इनके बीच का जो ये डिफरेंस है ये आपके पास हो गया डेल्टा S। कितना हो गया? डेल्टा S। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास डेल्टा S, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये आपके पास आ गया फाई। क्या आ गया बेटा? ये फाई। तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल, यानी कि T2 माइनस T1। तो देखिए ये हो गया डेल्टा S और अपॉन T2 माइनस T1 इंटरवल। अब ग्राफ में मेरा बताने का पर्पज ये है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आपकी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात करता हूँ, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल? ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये जो है ABC, ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल ACB, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं tan फाई। tan फाई क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि BC अपॉन AC। तो BC अपॉन AC ये आपके पास आता बेटा। अगर आप देखें तो BC आपके पास कितना है? tan फाई जो हमारे पास आएगा वो आएगा BC में डेल्टा S, यानी कि आपके पास डेल्टा S, और अपॉन में ये कितना है आपके पास? डेल्टा T। और tan फाई को हम क्या बोलते हैं? स्लोप। क्या बोलते हैं बेटा? स्लोप। तो ये आपके पास आती है एवरेज, क्या कहलाते हैं इसको? एवरेज वेलोसिटी। तो मैं लिख सकता हूं एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल होती है आपके पास? वो होती है tan फाई। क्या होती है tan फाई? उसको क्या बोलते हैं हम? स्लोप। क्या बोलते हैं बेटा इसको? स्लोप, ठीक है। ये आपको आई होप समझ आ गया होगा कि ये हमने कैलकुलेट किया है क्या? एवरेज वेलोसिटी। लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं, तो पर्टिकुलर पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो पर्टिकुलर पॉइंट पर जो डिफाइन होती है वो क्या होती है? इंस्टेंटेनियस। तो देखो बेटा, मैं यहां पर क्या करता हूं, इस पॉइंट को कंसिडर, इस पॉइंट पर मैं क्या करता हूं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं। देखिए टेंजेंट कैसा आएगा, कुछ इस तरीके से टेंजेंट आ जाएगा। देखिए आ गया टेंजेंट, ये जो टेंजेंट है, ठीक है। तो ये जो टेंजेंट आया है हमारे पास, ठीक है, ये जो टेंजेंट है, ध्यान से मैं इसको डार्क करके दिखा रहा हूं, ये जो टेंजेंट है ये एंगल कितना आपके पास? थीटा। तो ये एंगल भी कितना होगा आपके पास? थीटा। यानी पहला फाई था, अब क्या हो गया? ये थीटा हो गया। तो अगर आप देखें तो मैं यहां पर अब क्या दिखाना चाह रहा हूं? किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। तो आप जानते हैं कि अगर मैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात करता हूं तो T1 को क्या कंसिडर कर लेता हूं? T1 को कंसिडर कर लेता हूं T, और T2 को कंसिडर कर लेता हूं कितना? T प्लस डेल्टा T, ये कंसिडर कर लेता हूं। और आपको एवरेज वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करूं तो एवरेज वेलोसिटी जो आपके पास आती है वो आती है कितनी? डेल्टा S अपॉन में T2 माइनस T1, और वो कैलकुलेट होती है कितने? डेल्टा S वेक्टर अपॉन में T2 की वैल्यू कितनी? ये है T प्लस डेल्टा T, और माइनस T कैंसिल आउट, तो ये कितना आता है? डेल्टा S अपॉन डेल्टा T। और अगर डेल्टा T कहां तक अप्रोच होता है? डेल्टा T अप्रोच होता है कहां तक? अप्रोच टू 0 तक। कहां तक अप्रोच होता है? 0 तक। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने आपको बताया था वो अप्रोच 0 तक होगा। तो यहां पे जो आपके पास अब एक ट्रायंगल नया मिला, कौन सा? ABC। तो मैं लिखूंगा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा? ABC, जबकि यहां राइट एंगल ट्रायंगल क्या था? ACB। और मैंने यहां क्या लिख दिया? डेल्टा T जो है आपके पास, जो डेल्टा T वो कहां तक अप्रोच हो रहा है? 0 तक। तो ये ABC, तो आप लिखेंगे tan थीटा, और tan थीटा क्या हो जाएगा आपके पास? लिमिट डेल्टा टेंस टू 0, और क्या लिख देंगे? BC, और अपन में क्या लिख देंगे? AC, और T1 T2 की वैल्यू तो मैंने लिख दी है। तो ये आपके पास क्या आता है? ये आपके पास आता है tan थीटा इक्वल इंस्टेंटेनियस
वेलोसिटी और इक्वल में क्या आता है बी डैश सी कितना बनेगा ds और अपॉन में dt। ये आपके पास क्या बन जाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और वेलोसिटी एक ही बात होती है। ठीक है बेटा, तो ये क्या था tan थीटा और ये क्या था tan फाई। तो सिंपल सा ग्राफ में अगर देखें, अगर डेल्टा t टेंस टू 0 हो गया तो जो tan फाई है यानी कि एवरेज वेलोसिटी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी tan थीटा में। कब? जब वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन चुकी होगी। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। ओके, तो ये मैंने आपको ग्राफ में दिखा दिया। अब इसी तरीके से जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ किसका होगा डिस्टेंस और टाइम का होगा। बस दोनों में फर्क एक है, एक स्केलर और एक वेक्टर है। अगर यहां पर tan थीटा रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंटेनियस स्पीड को, तो अगर मैं डिस्टेंस लिख दूं और यहां पे टाइम लिख दूं तो यहां पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो इंस्टेंटेनियस स्पीड बन जाएगी। तो आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या बता सकते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या रिप्रेजेंट करता है ऐसे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ gives average velocity and instantaneous velocity। ठीक है बेटा, ये हमें मिलता है किससे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो जाए तो वो क्या देगा, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड हमें प्रोवाइड कराएगा। तो चलते हैं अपने, इसके बाद जो हमारे पास ग्राफ आता है वो क्या आता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख लेते हैं क्या देगा। तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर बात करें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें भी ऐसी ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं कि मान लीजिए आपके पास क्या है, ये इस तरीके से ग्राफ बना लेता हूं। ठीक है, और ऐसे दिखा देता हूं और यहाँ पे कोई 2 पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ। ये आपके पास एक पॉइंट हो गया और एक पॉइंट आपके पास यहाँ कंसिडर कर लेता हूँ, ये आपके पास कंसिडर है। ठीक है, ये टाइम क्या आपके पास t1 और ये टाइम क्या आपके पास t2 और ये लाइन ऐसे मिला देता हूँ। ठीक है, ये और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या बी है और ये पॉइंट क्या सी है। ठीक है बेटा, तो यहां भी मैं क्या करूं, क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती है वेलोसिटी, तो मैं इसको इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ऐसे मीट कर देता हूं। तो ये एंगल जो बनेगा मेरे पास कंप्लीट वो बनेगा फाई। क्या बनेगा, फाई। लेकिन अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करता हूं तो ये अगर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं ऐसे, तो अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो ये यहां तक आता है। तो यानी कि ये एंगल जो बनता है ये क्या बनता है, थीटा, और ये एंगल भी क्या बनेगा, थीटा, और ये क्या रख देता हूं, बी डैश। क्या रख देता हूं बेटा, बी डैश। तो अब सबसे पहले अगर मैं टाइम इंटरवल की बात करता हूं t2 माइनस t1 की, तो अब आप देखिए मैं लिखूंगा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, ACB। तो लिखूंगा tan फाई क्या आ जाएगा आपके पास, एवरेज, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन, नहीं tan फाई लिख देता हूं पहले। tan फाई क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या थी, वेलोसिटी थी, क्या थी यहाँ पर, वेलोसिटी, और ये क्या थी यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, डेल्टा V है, ये यहाँ से V1 है और ये क्या है, V2 है। तो tan फाई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि BC अपॉन में AC। अब BC क्या आपके पास, BC आपके पास डेल्टा V, तो लिख सकता हूं tan फाई इक्वल्स टू BC क्या, डेल्टा V, और अपॉन में टाइम इंटरवल कितना हुआ, t2 माइनस t1। और टाइम इंटरवल के लिए क्या डिफाइन होता है, वो डिफाइन होता है एवरेज वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी और टाइम है तो एवरेज एक्सेलरेशन ये आ जाता है। ठीक है बेटा, ये tan फाई आपके पास आ जाता है। अब मैं लिखूं इफ t1 इक्वल t एंड t2 इक्वल t प्लस डेल्टा t।
ठीक है ना, फॉर ए पर्टिकुलर पॉइंट, फॉर ए पर्टिकुलर पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट। तो यानी कि अब आप देखिए जैसे ये पर्टिकुलर पॉइंट हो गया, तो यहाँ पर क्या ड्रॉ कर दो, टेंजेंट, टेंजेंट ड्रॉ किया तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी डैश सी अपॉन में ए सी, ठीक है ना, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए सी बी डैश, ठीक है। तो आपके पास बी डैश सी कितने ये आएगा, टेन थीटा, और टेन थीटा क्या, बी डैश सी, बी डैश सी क्या आपके पास, बी डैश सी आपके पास है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा एस सॉरी डेल्टा वी और अपॉन में डेल्टा टी, क्योंकि टाइम की वैल्यू क्या अप्रोच कर रही है जीरो को, तो मैं लिख दूंगा डेल्टा टी अगर टाइम को जीरो को अप्रोच करेगा तो जो टेन फाई है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास, टेन। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने अभी आपको क्वेश्चन बोले, अब मैं इनका सॉल्यूशन कर रहा हूं बोर्ड पर, तो देखिए पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं फर्स्ट क्वेश्चन की, या कंप्लीटली मिटा देता हूं क्वेश्चन, तो आप लिख चुके हैं, देख लीजिए सॉल्यूशन क्या है इनका। आपको पता है जो x इक्वल गिवन है वो कितना था आपके पास, 3t माइनस 4t स्क्वायर और प्लस टी क्यूब, ये आपके पास था, और ये क्या थी, पोजीशन थी, ठीक है बेटा। अब आपसे पूछा पहला पार्ट कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पर पोजीशन बताइए, कितने पर, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर। तो अगर आप देखें तो मैं अगर t की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो x 0 ही आएगा। अगर मैं t इक्वल टू 2 की बात करता हूँ क्योंकि 2 सेकेंड पे बतानी है, तो जो पोजीशन आएगी वो पोजीशन आएगी x इक्वल 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस 2 की पावर 3। तो x इक्वल कितना है, 6 माइनस 16 और प्लस 8। तो ये x की वैल्यू जो आती है मेरे पास, तो ये आती है 14 माइनस 16 यानी कि माइनस 2 मीटर। तो ये पोजीशन आ गई आपके पास पहले का आंसर, ठीक है। जबकि दूसरा क्या पूछा, दूसरा आपसे पूछा गया है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द टाइम इंटरवल t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4। तो t बराबर 0 पर से t बराबर 4 तक डिस्प्लेसमेंट निकालना। तो t बराबर 0 पर x1 निकाल लो, यानी पोजीशन, वो कितनी होगी, 3 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर और प्लस 0 की पावर 3 यानी कि 0। और t इक्वल टू 4 पर निकाल लीजिए x2, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 3 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 4 का होल स्क्वायर और प्लस 4 की पावर 3। तो जो x2 आता है वो आता है 12 माइनस 64 और प्लस ये आता है, ठीक है। ये आपके पास आ गया, तो दोनों कैंसिल आउट। तो इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट जो आएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, यानी कि x2 माइनस x1 यानी कि 12 माइनस 0, तो कितना है 12 मीटर। ये आपके पास क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। और थर्ड में आपसे पूछा गया है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। थर्ड में क्या पूछेगी, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी भी कब, t इक्वल टू 2 सेकेंड से कहां तक, t इक्वल टू 4 सेकेंड तक आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में देखने के लिए आपको ये पता करना पड़ेगा कि t इक्वल टू 2 सेकेंड से t इक्वल टू 4 सेकेंड पर एवरेज डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना निकालना है। तो मैं निकालता हूं, देखिए आपके पास ये पोजीशन है और एवरेज वेलोसिटी सिंपल मैं आपको लिखवा चुका हूं पहले। एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट यानी कि x2 माइनस x1 और अपॉन में t2 माइनस t1। तो t1 तो कितना 2, तो 2x1 निकाल लीजिए, तो कितना आएगा 3 इंटू 2 और माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस 2 की पावर 3। तो ये आ जाएगा आपके पास -2। जबकि
टी इक्वल्स टू 4 पर निकाल लीजिए तो x2 कितना आ जाएगा, x2 आपके पास आ जाएगा 4 पर, तो ये लिख दीजिए 3 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 4 स्क्वायर और प्लस 4 की पावर 3, तो कैंसिल आउट तो 12 आ गया। तो अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है वो फॉर्मूला लिखा हुआ है, एवरेज वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल। तो कितनी थी फाइनल, कितना आपके पास 12 और माइनस 2 और अपॉन में टाइम इंटरवल कितना, टाइम इंटरवल 2 से 4 यानी कि 4 माइनस 2, तो कितना आ जाता है आपके पास 14 अपॉन में 2, तो कितना आ जाता है 7 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास आंसर आया था 7 मीटर पर सेकेंड। ये था थर्ड। और लास्ट में क्या पूछा आपसे, लास्ट में पूछा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो देखिए एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर क्या पूछिए वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का मतलब क्या, मैंने आपको क्या बताया था, ये पर्टिकुलर टाइम पर डिफाइन है, पर्टिकुलर टाइम पर डिफाइन है, तो इसका मतलब ये क्या इंस्टेंटेनियस। और x क्या दिया हुआ है 3t माइनस 4t स्क्वायर और प्लस t क्यूब, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो dx अपॉन dt, क्योंकि वो क्या होती है टाइम के साथ डिफरेंशिएट होती है। तो ये आ जाएगा आपके पास 3 माइनस ये क्या आ जाएगा 8t और प्लस में कितना आ जाएगा 3t स्क्वायर, और कितने टाइम पर बतानी है 2 सेकंड पर, एट t इक्वल्स टू 2, तो 2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, dx बाई dt ये आपके पास क्या आ जाएगी वेलोसिटी। तो ये आपके पास आएगी कितनी बेटा 3 माइनस 8 इंटू 2 और प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 3 माइनस कितना आएगा 16 और प्लस 2 3 4 12, तो कितना है -1 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास वेलोसिटी है ये -1 मीटर पर सेकेंड, कितने सेकेंड पर 2 सेकेंड पर। और वेलोसिटी कैसी आई है नेगेटिव, और वेलोसिटी तो नेगेटिव हो सकती है। ये थे आपके पास इन तीनों चारों क्वेश्चंस का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने केवल आपको बोला था कि ग्राफ ड्रॉ करना है, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन क्या दे रखा है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, और वो कितना था, वो था a इक्वल्स टू 4 माइनस 2t। तो दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, देखिए सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या था, a इक्वल दे रखा था -4 माइनस t, और हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, ड्रॉ ग्राफ किस किस के बीच ग्राफ ड्रॉ करना था, a और t के बीच। तो कर सकते हैं एक्सेलरेशन टाइम। तो सबसे पहले क्या करो, आप ये देखो इक्वेशन क्या थी, एक बार मैं चेक करें तो a इक्वल्स टू 4 माइनस 2t था बेटा। तो ये आपके पास है। अब देखिए मेरे पास इक्वेशन ये दे रखी है, तो मैं ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ। कैसे, सबसे पहले मैं y एक्सिस पर क्या ड्रॉ करूँ a, और x एक्सिस पर क्या बनाऊँ टाइम, यहाँ पर t लिख देता हूँ, यहाँ पर a लिख देता हूँ, और मेरे पास गिवन क्या है 4 माइनस टी। तो सबसे पहले एक हम लिख लेते हैं एट t इक्वल 0। तो t इक्वल 0 अगर मैं पुट करता हूँ तो a इक्वल कितना आता है 4 माइनस 2 इंटू 0 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। इसका मतलब जब टाइम की वैल्यू यहाँ 0 होगी तो एक्सेलरेशन कितना होगा 4 होगा, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहली कंडीशन अपने पास से हमेशा t0 रखिए। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, अब ये चेक कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन कहाँ पर, एक्सेलरेशन कहाँ पर 0 होगा। तो लिखेंगे व्हेन एक्सेलरेशन 0। तो जब मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ 0 पुट करूंगा तो मेरा टाइम पता लग जाएगा। तो मैं लिखूंगा एक्सेलरेशन 0 इक्वल्स टू 4 माइनस 2t। तो इसका मतलब ये आपके पास आ गया कितना 4 इक्वल्स टू 2t, और यहाँ पर t की वैल्यू कितनी आई 2 सेकंड। तो आपको पता नहीं चाहिए t की वैल्यू 2 सेकंड है, तो यानी t बराबर 2 सेकंड पर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर t बराबर यहाँ लगाओ 2 सेकंड और एक्सेलरेशन ये आ जाएगा। ये आपके पास ग्राफ ड्रॉ हो गया किसके बीच, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच। ये और भी आगे दिखा सकते हैं। ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, टाइम के साथ डिक्रीज होता जा रहा है, और वो यहाँ वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। टी की वैल्यू 0 पुट करो तो एक्सेलरेशन 4, टी की वैल्यू 1 पुट करो तो एक्सेलरेशन 2, टी की वैल्यू 2 पुट करो तो एक्सेलरेशन 0। और यहाँ पर आप बोलेंगे सर आपने ऐसे क्यों ड्रॉ किया, स्ट्रेट लाइन क्यों ड्रॉ किया, तो आप देख लीजिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई भी दो चीज के बीच जब ग्राफ, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू मैंने आपको बताया mx प्लस सी, और अगर आप देखें तो y इक्वल टू mx प्लस सी से ही ये मैच कर रही है। y एक्सिस में कौन है a,
और m कौन है यहाँ पर, m यहाँ पर 2 हो गया और x क्या हो गया t और +3 क्या हो गई है इंटरसेप्ट। तो यानी कि ये किससे मैच कर रही है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से। तो इसलिए ग्राफ भी कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ये इसका सॉल्यूशन था। अच्छे से देखिए, नहीं समझ आया तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं समझने के लिए। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में केवल मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, कैलकुलस बेस्ड, ग्राफ बेस्ड और थ्योरी बेस्ड। और उस वीडियो में कम से कम मैं आपको 10 से या मतलब 15 से 20 न्यूमेरिकल में आपको डिस्कस करके रिकॉर्ड करके भेजूंगा। थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने आपको अभी ग्राफ के जरिए एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में समझाया और आपको बताया किस तरीके से एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से समझ मतलब कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको मैं एक एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं बार बार एक वर्ड बोलता हूं जब एवरेज वेलोसिटी निकालता हूं कि डेल्टा t टेंड्स टू 0 अप्रोच हो रहा है, तो उसका मीनिंग क्या है, उसको कैसे हम फॉर्मूले में या न्यूमेरिकल में अप्रोच कर सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई पोजीशन गिवन करी है किसी पार्टिकल की x=3t², हमने अपने पास सेलेक्ट कर लिया। तो जब ये हमारे पास पोजीशन आई है तो सबसे पहले हम क्या करें, इस पोजीशन के जरिए हम अलग अलग टाइम पर इसकी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। कैसे, एक टाइम इंटरवल के लिए। तो हम लिख लेते हैं लेट एट t1 = t, इसकी जो x1 आएगी वो कितनी आएगी आपके पास 3t²। एट t1 = t + डेल्टा t, तो जो आपके पास x2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3, यहां पे क्या रख दीजिए t + डेल्टा t का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब अगर देखें तो मेरे पास टाइम इंटरवल कितना आ जाएगा, टाइम इंटरवल जो आएगा, टाइम इंटरवल जो मेरे पास डिफाइन होगा वो होगा t2 - t1 और वो क्या आएगा t + डेल्टा t और -t कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा डेल्टा t। और जबकि मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट जो मेरे पास डिफाइन होगा वो होगा चेंज इन पोजीशन, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, ये आपके पास। तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा डेल्टा s, कितना आ जाएगा, या डेल्टा x भी लिख सकते हैं। तो डेल्टा x कितना आ जाएगा आपके पास x2 माइनस, यानी कि 3 ब्रैकेट में t + डेल्टा t का होल स्क्वायर और -3t²। अगर मैं डेल्टा x को डिफाइन करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा, इसको ओपन करूं तो आ जाएगा 3t² + डेल्टा t का होल स्क्वायर और +2t डेल्टा t और -3t²। तो ये मेरे पास आता है कितना, जो वैल्यू निकल कर आती है वो आती है डेल्टा x 3t²। ये वैल्यू बहुत छोटी है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट, क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट। और ये क्या बचेगा 3t² + 6t dt और -3t², तो ये कैंसिल आउट हो जाता है। तो जो मेरे पास डेल्टा x आता है वो डेल्टा x आता है कितना, वो डेल्टा x आता है 6t dt, ये मेरे पास आता है बेटा। ठीक है बेटा। तो ये मेरे पास आई है क्या, डेल्टा x = 6t + डेल्टा t। और अगर मान लीजिए आप इसको नेग्लेक्ट भी नहीं करना चाहते हैं, सपोज अगर आप इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3 डेल्टा t का होल स्क्वायर + 3 डेल्टा t का होल स्क्वायर। मान लीजिए आप इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहते। तो अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं। एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो होती है डेल्टा x वेक्टर अपॉन डेल्टा t, ये आप जानते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल जो आएगी आपके पास वेक्टर डेल्टा x, कितना डेल्टा x आपके पास ये कितना है 6t डेल्टा t + 3 डेल्टा t का होल स्क्वायर और अपॉन टाइम इंटरवल कितना डेल्टा t है। इसको लिख देना एक बार, डेल्टा t2 - t1 और t2 - t1 है डेल्टा t। तो VAVG जो मेरे पास आता है वो आता है बेटा 6t और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और +3 डेल्टा t, ये आपके पास आ गया।
अब देखिए यहां सिचुएशन कितनी सिंपल सिचुएशन आई है। अब मैं लिख सकता हूं इफ डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, मतलब जो लिमिट है इस क्वेश्चन के अंदर, जो टाइम की लिमिट है, वो टाइम की लिमिट का मतलब टाइम का चेंज, तो जो टाइम की लिमिट है वो 0 तक, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 तक चेंज हो रही है। तो अगर वो डेल्टा टी टेंड्स टू 0 तक जा रही है तो मैं इसके वैल्यू यहां पुट कर दूंगा। तो वी ए वी जी जो है वो आ जाएगा आपके पास लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और आ जाएगा पास 60, और प्लस में कितना आ जाएगा 3 डेल्टा टी, और डेल्टा टी की वैल्यू 0, तो ये बन जाएगी इंस्टेंटेनियस, सॉरी ये इंस्टेंटेनियस बन जाएगी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल बन जाएगी कितनी 60, ये आपके पास आ जाए, क्योंकि डेल्टा टी की वैल्यू तो क्या हो गई 0 हो गई। अब इस क्वेश्चन को इतना ना बड़ा करके हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, x इक्वल टू 3t², इसको ही यहाँ का कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो, तो क्या हो जाएगा dx/dt, और इक्वल में कितना आया 60, ये आंसर आ गया। तो ये तो है एक समझने का तरीका, लेकिन अब बार बार आप इसको थोड़े यूज करेंगे, इसलिए आप ये समझ लीजिए कि जब हम डेल्टा टी टेंड्स टू अप्रोच करते हैं 0 तक, तो वो कैलकुलेशन बाय कैलकुलेशन अपने आप ही क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो 0 हो जाता है, और केवल ये वाली वैल्यू आ जाती है आपके पास। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई क्वेश्चन आता है उसको सीधा क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो आपके पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू को प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया ये, और वो बोल रहा है कि ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो ये आपके पास क्या डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है बेटा, और आपके पास क्या टाइम है, और ये टाइम क्या मान लेते हैं t1, और बेटा ये टाइम क्या मान लेते हैं हम t2। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें a से लेके b तक का क्या निकालना पड़ेगा, सॉरी, अब हमें a से b तक क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा वो हम देखते हैं इसका एरिया कैलकुलेट करके। तो सबसे पहले आप क्या करो, यहां से एक स्ट्रिप कट करो, ये आपने एक स्ट्रिप कट करी, तो इस स्ट्रिप को जब आपने कट किया तो मान लीजिए यहां से यहां तक का जो टाइम था वो था आपके पास, ये क्या था t, और यहां से यहां तक का टाइम क्या था, यहां से यहां तक का ये क्या था t प्लस डेल्टा टी। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है यहां से यहां तक की वो आई है डेल्टा टी, और जबकि यहाँ पर ये जो टर्म, यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी इस पॉइंट को मीट करेंगे तो यहाँ पर मिलेगी वेलोसिटी, क्या मिलेगी वेलोसिटी। तो बेटा जब आपको ए से बी तक जाना है तो आपको ये बताना है ए से बी तक में कितना पाथ कवर हुआ। तो अब देखो सबसे पहले देखो स्ट्रिप, ये स्ट्रिप दिखा दे रही है जो स्ट्रिप है, तो सबसे पहले निकालो एरिया ऑफ स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप, एरिया स्ट्रिप क्या बनता है लेंथ इंटू ब्रेथ, या लेंथ इंटू विड्थ लिख देते हैं, लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है बेटा, तो अब देखो लेंथ कितनी है, अगर आप देखो तो लेंथ तो क्या ये है, तो यानी कि ये क्या है वेलोसिटी है, तो मैं लिख दूंगा एरिया ऑफ स्ट्रिप इक्वल लेंथ क्या है वेलोसिटी, और इनटू विड्थ क्या है, विड्थ है ये, यानी कि यहां से यहां तक क्या ये dt है। तो अगर आप देखो तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या बनता है डिस्प्लेसमेंट बनता है, क्या बनता है डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब ये जो एरिया ऑफ स्ट्रिप है, तो एरिया ऑफ स्ट्रिप इन दिस केस एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या बनता है डिस्प्लेसमेंट, क्या बनता है डिस्प्लेसमेंट। तो आप क्या लिखोगे डिस्प्लेसमेंट ds, क्योंकि छोटी सी स्ट्रिप है तो डिस्प्लेसमेंट भी ds होगा, और ये क्या होगी वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर मान लीजिए v है, तो ये वेलोसिटी v है, और इनटू में टाइम कितना है यहाँ तक का dt है, तो ये आपके पास इंटीग्रेटिंग टर्म हो गई, ये आपके पास बन गई एरियल इंटीग्रल। ठीक है, ये हमने आपको डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जब पढ़ाया था तब आपको बताया था। और अगर मान लीजिए
यहाँ पे हमें dt की लिमिट पता करनी है। किसकी? dt की लिमिट। तो लिमिट तो पता लगी क्योंकि एरिया कहाँ से है, a से लेके b तक, तो टाइम कितना? t1 से t2। तो मैं लिख सकता हूँ ds इक्वल v dt और लिमिट कितने? t1 से t2। तो ये आपके पास आ गया एरिया अंडर द ग्राफ फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्ट्रिप का एरिया होगा, यानी ए टू बी तक का जो एरिया होगा, वो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। और अगर हम वेक्टर की बात ना करें तो वो क्या बन जाएगा? डिस्टेंस। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो प्रेजेंट करता है एरिया, वो प्रेजेंट करता है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट, और अगर विदाउट डायरेक्शन बात करेंगे तो वो क्या होगी? डिस्टेंस। तो ये आपके पास क्या था? एरिया अंडर द कर्व इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हमारे पास जो लास्ट ग्राफ बचता है वो बचता है क्या बेटा? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो देखिए क्या है, बहुत आसान है वो भी, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, देखो बेटा, एक्सेलरेशन को टाइम से डिवाइड करोगे तो कुछ मिलता नहीं है, वो मिलता है तो एक नई टर्म मिलती है जर्क, वो अभी हमें पढ़नी नहीं है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की अगर मैं बात करता हूं इस तरीके से ही, ये आपके पास क्या? एक्सेलरेशन, और एक आपके पास टाइम, ठीक है ना, और ये क्या? एक्सेलरेशन। और मान लीजिए फिर वही ग्राफ में कि हमें कहाँ जाना, ये आपके पास ए टू बी कोई फंक्शन दे दिया, तो ये इसका इनिशियल पॉइंट है और इसका क्या बेटा? फाइनल पॉइंट है, ठीक है ना। ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें से भी क्या, मान लीजिए ये आपके पास क्या है? T1 है और ये आपके पास क्या है? T2। तो इसमें से भी क्या कंसिडर कर लीजिए? एक स्ट्रिप कंसिडर कर लीजिए, ठीक है ना। ये स्ट्रिप, इस स्ट्रिप का यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो कितना? ये T है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक जो है वो कितना है? T प्लस डेल्टा T है या फिर dt है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम बनता है वो क्या बनता है? dt। और ये क्या यहाँ पर, ये इस पॉइंट पर ये क्या दे रखे आपके पास? एक्सेलरेशन a। तो फिर एरिया निकालो किसका? स्ट्रिप का, सैडेड स्ट्रिप का। हमें तो निकालना पूरा, लेकिन पहले एक स्ट्रिप का निकाल लेते, फिर बाकी का इंटीग्रेट कर देंगे। तो क्या आएगा? एरिया ऑफ स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू विड्थ, ये आ जाएगा। तो स्ट्रिप एरिया ऑफ स्ट्रिप इक्वल, तो क्या आ जाएगा? लेंथ क्या है? लेंथ आपके पास है एक्सेलरेशन, और विड्थ क्या आपके पास? इसका dt। तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन इनटू टाइम होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो एरिया जो स्ट्रिप होगा वो क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी। क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी। तो आप क्या लिख सकते हैं? dv और इक्वल में a dt। तो ये आपके पास ही आ जाता है। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a dt, और आपके पास लिमिट क्या हो जाएगी? कहाँ से? T1 से T2। क्यों हमें कहाँ जाना है? A से B तक। तो क्या लिखेंगे? T1 से T2। तो ये आपके पास आ गया किसका ग्राफ? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में जो एरिया ऑफ स्ट्रिप होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन वेलोसिटी। जबकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या करता था? डिस्टेंस। और वो कहाँ से पहचानते हैं आप? यहाँ से, कि एक्सेलरेशन टू टाइम क्या आता है? वेलोसिटी आता है। तो ये आपके पास आ गया किसी ग्राफ से एरिया क्या देता है और स्लोप क्या रिप्रेजेंट करती है। अब इसके हम क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारे पास ग्राफ हो गया, कैलकुलस का फंडा हम बता चुके हैं थोड़ा सा। तो अब अगर इनके न्यूमेरिकल्स आते हैं कंबाइंड, तो हम आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल के लिए देखिए बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये आपके पास क्या है? डिस्टेंस, और ये आपके पास क्या? टाइम, और ये आपके पास क्या? डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या? टाइम। और अगर मैं ग्राफ ऐसे दिखा देता हूं सपोज, ठीक है ना। तो अब देखिए, अगर मैं दो पॉइंट कंसिडर करता हूं, ये वाला और ये वाला, तो यहां मीट कर देता हूं और यहां मीट कर देता हूं, तो ये लाइन ऐसे आ जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पे ऐसे मीट कर देता हूँ ये, और ये मीट कर देता हूँ। ये क्या है? V1, और ये क्या? सॉरी,
ये क्या S1 और ये क्या S2। तो मेरे पास ये एंगल क्या आ जाएगा थीटा। तो यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी कितनी S2 माइनस S1 और ये टाइम कितना T1 और ये कितना T2। ठीक है, तो ये बार बार बताने की जरूरत तो नहीं है, उसी तरीके से स्लोप निकल जाएगा। तो आप डायरेक्टली अब ऐसा लिख सकते हैं कि अगर आपके पास ग्राफ में कहीं पर भी स्लोप आती है तो स्लोप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये आ गया और ये आपके पास आया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आया, डिस्प्लेसमेंट टाइम, और ये आपके पास क्या डिस्टेंस टाइम। ये एंगल कितना आपके पास थीटा और ये एंगल भी कितना आपके पास थीटा। ठीक है, तो अब आप देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए यहाँ पे और एक परपेंडिकुलर है ना ड्रॉ कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास टाइम और ये क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो जाएगा टाइम और ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस। तो इसका मतलब टेन थीटा किसके बराबर आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या कहलाता है टेन थीटा क्या हो जाएगा आपके पास स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास है और यहाँ टेन थीटा किसके बराबर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट और अपॉन में टाइम। तो ये आपके पास आया टेन थीटा और टेन थीटा कितना आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है वेलोसिटी। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, ये मैंने थोड़ा सा सिंपल वे में बता दिया लेकिन समझने तो आपको दोनों ही है। वो आपके पास ये स्ट्रेट लाइन फंक्शन था लेकिन फंक्शन तो कर्व भी आ सकता है, मतलब ग्राफ तो कर्व भी आ सकता है, तो इसलिए यहां भी मैंने दिखा दिया। तो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप होगी वो क्या कहलाएगी स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो स्लोप होगी वो क्या कहलाएगी वेलोसिटी। फिर दोनों में अंतर क्या है, अंतर भी बता देता हूं। अगर मैं आपसे बोल दूं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आपको ये बना दिया और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी मैंने ये बना दिया, तो चलिए ये किसका डिस्टेंस और ये क्या टाइम, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट और ये क्या टाइम। तो मुझे आप ये बताइए इन दोनों ग्राफ में अगर आप देखें तो ये एंगल कितना आपके पास थीटा, कितना है थीटा, तो ये एंगल कितना है 180 माइनस थीटा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास क्या रहेगा tan 180 माइनस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में कौन है डिस्प्लेसमेंट और अपॉन में क्या है टाइम। तो ये tan 180 अपॉन थीटा क्या होता है tan 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस tan थीटा, और ये आ गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है वेलोसिटी। यानी कि ये यहां पर ग्राफ में वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, वेलोसिटी क्या हो गई नेगेटिव। अगर ये वेलोसिटी नेगेटिव होगी तो ये ग्राफ सही है, क्योंकि वेलोसिटी तो नेगेटिव हो सकती है, वेलोसिटी क्या हो सकती है नेगेटिव हो सकती है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो ये थीटा है और ये आपके पास क्या 180 माइनस थीटा, सिमिलरली ऐसे ही तो है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं tan 180 माइनस थीटा और इक्वल में क्या लिखूंगा डिस्टेंस और अपॉन में क्या लिखूंगा टाइम। अगर मैं tan 180 अपॉन थीटा लिखूंगा तो लिखूंगा माइनस tan थीटा और ये कितना आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है स्पीड। तो यहाँ पे स्पीड किसमें नेगेटिव में, जबकि स्पीड तो कैसी क्वांटिटी है, स्पीड है आपके पास स्केलर क्वांटिटी, तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो ये ग्राफ गलत है और ये ग्राफ सही है, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती और स्लोप भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये ग्राफ रॉन्ग है और ये ग्राफ सही है। तो ये सबसे पहला मेजर डिफरेंस आया डिस्प्लेसमेंट टाइम और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। अब आप देखो ध्यान से, यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है बढ़ता जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है, तो सही है डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव हो सकता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है टाइम बढ़ता जा रहा है, तो ये थोड़ी बोलेंगे डिस्टेंस नेगेटिव हो रही है, और इस केस में क्या आ रही है स्पीड नेगेटिव, तो ये गलत है और ये सही है। तो किसी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम में ये ग्राफ पॉसिबल हो सकता है। तो ये था इनका पहला डिफरेंस जो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते थे। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, जब क्वेश्चन आएंगे तो हम आगे आपको कंटिन्यू कराते हुए चले जाएंगे। चलते हैं थोड़ा सा आगे क्वेश्चंस को लेकर। तो देखिए क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको समझाता हूं।
क्वेश्चन मेरे पास हैं काफी, मैं क्वेश्चन बताता हूं और आप उसको देखिए। अच्छा बेटा, मैं एक चीज आपको क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले एक और टर्म बता दूं जिसका नाम है रिटार्डेशन, क्योंकि वो काफी न्यूमेरिकल में यूज होगा। रिटार्डेशन का जो मीनिंग होता है वो होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन से। किससे होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन से। ठीक है ना बेटा? और इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को डी एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? डी एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी बोल देते हैं और इसको डी एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं। और वो आता कैसे है? मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, मतलब फॉर्मूला बताया था, ए क्या होता है? V2 माइनस V1 अपॉन में T2 माइनस T1, ये बताया था। और अगर V2 ग्रेटर हो गया V1 से, टाइम तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो V2 ग्रेटर देन हो गया V1 से, तो A की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तब तो हम इसको क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। लेकिन अगर V2 लेस देन हो जाए V1 से, यानी फाइनल वेलोसिटी किससे ज्यादा हो जाए, सॉरी फाइनल वेलोसिटी कम हो जाए इनिशियल वेलोसिटी से, तो इस टर्म में ए क्या आ जाएगा? नेगेटिव। और इस नेगेटिव टर्म को क्या बोलते हैं? डी एक्सेलरेशन। और क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। और क्या बोलते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो अगर आपके पास कहीं क्वेश्चन में ये लिखा हुआ आ जाए क्या कि रिटार्डेशन, या फिर ये लिखा हुआ आ जाए कि डी एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन कराता हूं जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। और वो क्वेश्चन क्या है वो आप देखिए। पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है? ठीक है बेटा, तो पहला क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूं उसको लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि द एक्सेलरेशन, सॉरी द डीएक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल, द डीएक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल in straight line is proportional to the speed। मैं लिख देता हूं क्वेश्चन को। if the deceleration of a particle is directly proportional to the speed, directly proportional to the speed of the particle, comma, find its displacement, as the function of time। Assume that initial velocity initial speed of particle is V0। ये आपको दिया हुआ है। ठीक है बेटा, अब देखिए ये क्वेश्चन बिना डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन के नहीं होगा। अब वो कैसे मैं आपको समझाता हूं। देखिए क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो सॉल्यूशन में जाए अगर हम, तो क्या होगा? सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए कहा क्या है? इफ द डीएक्सेलरेशन का मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया क्या होता है। डीएक्सेलरेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब तो जानते होंगे। प्रोपोर्शनल का मीनिंग होता है, अगर कभी प्रोपोर्शनल कहने के लिए आ जाए तो इसका मीनिंग ये होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है ये, और वो किसके हैं? स्पीड के। स्पीड हम लेट कर लेते हैं v। अगर कहीं पा जाए इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इनवर्सली का मतलब होता है 1/, इस तरीके से। तो इनवर्सली का मतलब होता है कि एक कम होगा तो दूसरा ज्यादा होगा, एक ज्यादा होगा तो दूसरा कम होगा, यानी रिवर्स होते हैं, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसे होता है एक कम तो दूसरा कम, एक ज्यादा तो दूसरा भी ज्यादा। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं
यहां से लेट माइनस ए इक्वल के वी, के यहां पे क्या कोई कांस्टेंट मान लिया मैंने, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, के यहां पे क्या प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, तो मैं के लिख देता हूं, के यहां पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। अब मुझे आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो देखो दो तरीके हैं, पहला मैं इसका पहला केस करता हूं। पहला केस क्या है, पहले मैं इससे एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालता हूं, और मैंने आपको बताया था जब अगर एक्सेलरेशन से क्या निकालने है वेलोसिटी, और वेलोसिटी से क्या निकालना हो डिस्प्लेसमेंट, तो क्या यूज करते हैं इंटीग्रेशन। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, नहीं बताया तो याद कर लीजिए। अगर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो क्या यूज करेंगे इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डीवी अपॉन डी टी इक्वल माइनस में आएगा के वी, और इंटीग्रेशन करते वक्त आपको ध्यान होना चाहिए इंटीग्रेशन में वी और डीवी यानी एक जैसे साथ होने चाहिए। जैसे मान लीजिए डीवी और ये वी है, तो सब डीवी और वी को साथ लेकर आइए, तो डीवी अपॉन वी और इक्वल में ये आ जाएगा के डी टी, मल्टीप्लाई कर दिया और ऐसे लिया, और डीवी अपॉन में वी और इक्वल में कितना आ जाएगा माइनस के डी टी। अब आप देखिए आपसे बोला इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड का मतलब टाइम की वैल्यू क्या होगी 0। इनिशियल स्पीड कितनी है v0, और जब टाइम कितना हो जाएगा t, तो वेलोसिटी v हो जाएगी, क्योंकि उसने पूछा है फाइनल वेलोसिटी को क्या पता नहीं, लिखा हो ना फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, तो इनिशियल क्या है वो हमें पता नहीं और फाइनल हमें बताना है। तो इनिशियल आपके पास वेलोसिटी दी हुई है v0 और टाइम कितना है 0, तो मैं dv बाई v का क्या हो जाएगा, इसका log v होता है, और लिमिट v0 से v और माइनस के टी, इसको लिख सकता हूं क्या एल एन वी माइनस एल एन वी नॉट इक्वल टू माइनस के टी, ये आपके पास आता है। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो बेटा, इसको अगर मैं आगे कंटिन्यू सॉल्व करूं तो एल एन क्या आ जाएगा आपके पास v अपॉन वी नॉट और इक्वल में माइनस के टी, ये आपके पास आता है। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करूं तो जब हम लॉग को कन्वर्ट करते हैं तो इसको एक्सपोनेंशियल पावर में लिख देते हैं, तो यह आ जाएगा v अपॉन वी नॉट इक्वल में e की पावर माइनस के टी, ये आपके पास आता है। तो जब ये मेरे पास आ गया तो मैं यहां पर इसको सॉल्व करके लिखूंगा v इक्वल वी नॉट ई की पावर माइनस के टी, ये आपके पास अभी ये आया है वेलोसिटी किसकी, पार्टिकल की, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है बेटा, लेकिन हमें क्या बताना है डिस्प्लेसमेंट, क्या बताना है डिस्प्लेसमेंट। तो अब मैं क्या करूं, अब मैं दोबारा से यहां कंटिन्यू करते हुए यहां से मैं लिखूंगा बिकॉज वी नो दैट वी इक्वल क्या होता है ds बाई डी टी, वी क्या होता है ds बाई डी टी, है तो आपको पता है। तो मैं यहां वैल्यू पुट कर सकता हूं कितने ds अपॉन में dt और इक्वल में क्या आ जाएगा माइनस वी नॉट और e की पावर माइनस के टी, ये आपके पास आ जाएगा। इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा ds का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू वी नॉट ई की पावर माइनस के टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए तो वी नॉट तो कांस्टेंट है, तो ds का तो टाइम की वैल्यू वही 0 से t और ये 0 से s, तो ये आ जाएगा s इक्वल वी नॉट बाहर निकाल दीजिए, और e की पावर माइनस के टी का क्या होता है e की पावर माइनस के टी अपॉन माइनस के, और लिमिट क्या हो जाएगी 0 से लेके t, तो s इक्वल आ जाएगा वी नॉट अपॉन में माइनस के, और ये क्या आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो e की पावर माइनस के टी और क्या आ जाएगा माइनस 0, ये 1 आ जाएगा, क्योंकि जिसकी पावर 0 थी उसकी वैल्यू 1, तो आपके पास जो s की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी वी नॉट बाई के और 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी, ये आपके पास आंसर आ जाता है किसका डिस्प्लेसमेंट का। तो आपसे यही पूछा है डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये आ गया आपके पास डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब इसको इतना ना बड़ा करके